जिस दिन लेह लद्दाख रीजन के एक छोटे गांव नीमू में एयरटेल को लॉन्च किया जाता है, उसी दिन बीएसएनएल का सिग्नल 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। यह एक संजोग नहीं हो सकता, यह है सच्चाई बीएसएनएल की। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जिसका टेलीकॉम सेक्टर में एक छत्र राज था। 5 साल में ही इस कंपनी का ईयरली इनकम 10,000 करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन इसके दिन ऐसे बदले कि नेक्स्ट 5 साल में इसका ईयरली घाटा 15,000 करोड़ रुपए तक चला गया। तो फिर इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद बीएसएनएल को यह दिन क्यों देखना पड़ा, और फिर से बीएसएनएल की चर्चा चारों तरफ क्यों है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बीएसएनएल इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, उसके डाउनफॉल में कौन कौन से कारण हैं और उसका पुनः रिवाइवल कैसे हो रहा है। बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी। उस समय प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर सिर्फ शहरों में थे, जबकि बीएसएनएल हर छोटे गांव में भी अपने पांव पसार रही थी, जिसके कारण इसके यूजर की संख्या काफी ज्यादा थी। शहरों में भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर की अपेक्षा बीएसएनएल का मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन काफी कम प्राइस में था, जिसके कारण इसके काफी उपभोक्ता शहर में भी उपलब्ध थे। 2000 में बीएसएनएल के बनने के बाद से इस कंपनी ने काफी सब्सक्राइबर जोड़े और कंपनी को लगातार प्रॉफिट हुआ। 2001 से 2008 के बीच में कंपनी को लगभग 50,000 करोड़ की कमाई हुई थी। 2004-5 में तो इसने 10,000 करोड़ की कमाई एक ही साल में की थी। तब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की कमाई भी सिर्फ 7,500 करोड़ हुआ करती थी। तो प्रश्न उठता है कि 2000 से लेकर 2008 के बीच में जब कंपनी इतना अच्छा कर रही थी और इतने बड़े कैश रिजर्व पर बैठी हुई थी, तो आखिर कंपनी का पतन क्यों हुआ? दोस्तों, जहां भी पैसे की बात हो और शुद्ध कमाई का स्रोत सरकार हो, वहां पर लोगों की गिद्ध निगाहें होती है। आपको याद होगा, उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन से सीबीआई पूछताछ कर रही थी। उन्होंने अपने घर पर 323 हाई स्पीड कनेक्शन लगाए हुए थे, जिससे वह अपनी कंपनी सन नेटवर्क को चला रहे थे। अब वह जब टेलीकॉम मिनिस्टर खुद ही थे, तो उन्हें कौन रोकता है? भारत में तो वैसे भी लाल फीता ही है। जब बात पता चली तो उनकी कुर्सी गई। तब आए नए टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के बारे में तो आप भी जानते होंगे। उनके समय में 2G घोटाला हुआ, जिसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। 1,76,000 करोड़ का स्कैम सामने आया, जिसके कारण नए प्रोजेक्ट फंस गए। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के हाथ पैर बांध दिए गए। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता, उसमें या तो घोटाला सामने आ रहा होता या घोटाले के डर से नए प्रोजेक्ट को किया ही नहीं गया। नोकिया जैसी बड़ी कंपनियों को टेंडर नहीं दिए गए, जबकि छोटी सेल कंपनियों को सिलेक्ट किया गया। जब यह सब कुछ बीएसएनएल के अंदर चल रहा था, तब प्राइवेट कंपनियां अपना एक्सपेंशन कर रही थी, जिसके कारण बीएसएनएल की सर्विसेज खराब होती गई और प्राइवेट कंपनियों की सर्विसेज अच्छी होती चली गई और यूजर्स धीरे धीरे बीएसएनएल छोड़कर जाने लगे। याद कीजिए, 2008 में बीएसएनएल 930 लाख जीएम लाइन खरीदने वाली थी। अगर आज के वैल्यू में देखें तो 85,000 करोड़ का काम होना था। इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। भाई साहब, बीएसएनएल कैसे आगे बढ़े? बीएसएनएल के पतन में इसके सरकारी कर्मचारी भी एक बड़ा रीजन है। एक समय था जब बीएसएनएल के पास लगभग 2.25 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, जिसके कारण इन कर्मचारियों की सैलरी बीएसएनएल के ऊपर सबसे बड़ी देनदारी थी। दूसरा, क्योंकि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें काम करने वाले लोग मनमानी करते थे। बीएसएनएल की लाइन 24 घंटे तक ठप हो जाया करती थी। लोग इनसे मिन्नतें करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, तब जाकर इनके लाइनें चालू होती थी। जबकि प्राइवेट प्लेयर काफी बढ़िया सर्विसेज दे रहे थे। प्राइवेट कंपनियां बहुत सारे काम को आउटसोर्स कर रही थी, जिससे उनका लागत कम लग रहा था। 2G घोटाले के बाद 3G घोटाला आया और इन घोटालों के साथ टेलीकॉम मिनिस्ट्री में पॉलिसी पैरालिसिस भी आया, जिसके कारण बीएसएनएल अपने टावरों को अपग्रेड नहीं कर पाया। 2012 में 4G आया और फिर 2016 में जियो आई, जिसने फ्री इंटरनेट बांटे और 40% कस्टमर जियो में कन्वर्ट हो गए। 33% कस्टमर एयरटेल के पास हैं और लगभग 20% वोडाफोन आइडिया के पास, जबकि बीएसएनएल के पास सिर्फ 7% कस्टमर हैं। बीएसएनएल की ऐसी हालत होने से प्राइवेट कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि भाई साहब, तीनों कंपनियों ने अगर अपने रेट बढ़ा दिए तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इन तीनों के सिवा आप किसी और के पास जा नहीं सकते, क्योंकि बीएसएनएल की सर्विसेज इतनी पुअर हो चुकी थी कि कोई भी व्यक्ति बीएसएनएल के सिम नहीं लेना चाहता था। 4G के बाद 5G आया और 5G के मामले में एयरटेल जियो से भी आगे है।
जब 5G को बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में विस्तार करने की बात चल रही है, तब बीएसएनएल अपने 4G लाइन बिछाने में व्यस्त है। जियो ने पहले तो फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कराया, लेकिन जैसे ही कस्टमर उसके पास शिफ्ट हुए, उसने अपनी प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब तो आलम यह है कि जियो के प्राइस बढ़ाने के बाद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए, जिससे इन तीनों कंपनियों की नेट प्रॉफिट में काफी उछाल देखा गया है। लेकिन जब प्राइस बढ़ा, तब जाकर ग्राहकों की नींद खुली और अब वह बीएसएनएल को याद कर रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में बीएसएनएल की चर्चा चारों तरफ है, लेकिन यह चर्चा है क्यों? लोग क्यों कह रहे हैं कि बीएसएनएल का रिवाइवल हो रहा है? और अगर बीएसएनएल का रिवाइवल हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल बीएसएनएल का पतन 2008 से ही स्टार्ट हो गया था, जब 2G स्कैम हुआ और उसके बाद 3G स्कैम हुआ, तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री में पॉलिसी पैरालिसिस आई। आपको यह याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार में उनके कई मिनिस्टर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझते थे और भ्रष्टाचार चरम पर था। टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा जेल चले गए और टेलीकॉम मिनिस्ट्री में ऐसी पॉलिसी पैरालिसिस हुई और लोगों के हाथ पांव ऐसे बांधे गए कि बीएसएनएल को कई सालों तक अपग्रेड नहीं किया गया, जिसके कारण बीएसएनएल का घाटा साल दर साल बढ़ता गया। और एक समय तो ऐसा भी आया कि एक साल में बीएसएनएल का घाटा 15,000 करोड़ को पार कर गया। तब चारों तरफ यही चर्चा थी कि बीएसएनएल को मोदी जी बेच देंगे। मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ यह कैंपेन भी किया गया कि मोदी जी बहुत सारी कंपनियों को बेच रहे हैं, जिसमें बीएसएनएल एक है। दोस्तों, जब कभी भी किसी सरकारी कंपनी को बेचना होता है तो सरकार यह देखती है क्या उस चीज को बेचने से जनता के बीच में कैसा मैसेज जा रहा है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ऐसा ही लगा हो कि अगर हमने बीएसएनएल को बेचा तो हमें जनता उखाड़ फेंकेगी, और इसी कारण सरकार ने बीएसएनएल को पुनः स्थापित करने के लिए रिवाइवल पैकेज तैयार किया, जिसके तहत सरकार 3 लाख करोड़ रुपया अब तक बीएसएनएल में डाल चुकी है। हालांकि उनके सपोर्टर यह भी कहते हैं कि यह उनका मास्टर प्लान है। सरकार का मास्टर प्लान हो या मजबूरी में लिया गया फैसला, इससे बीएसएनएल का रिवाइवल दिखने लगा है और ग्राहकों को भी फायदा मिलने वाला है। जब प्राइवेट कंपनियां 5G का विस्तार कर रही हैं, तब बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को दुरुस्त करने में लगा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक 4G नेटवर्क को सही कर लिया जाएगा। और इस काम को करने में टाटा की कंपनी टीसीएस भी लगी है। एक्सपर्ट की माने तो 4G को 5G कन्वर्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं है। 2024 तक 4G नेटवर्क का बीएसएनएल ने काफी विस्तार किया है और इसके प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। इसका 1 GB पर डे का मंथली पैकेज सिर्फ 108 रुपए में मिलता है, जिसके कारण इसके सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं और लोग बीएसएनएल को पसंद करने लगे हैं। 1.5 GB पर डे का डाटा प्लान जियो 299 में दे रहा है, जबकि एयरटेल और आइडिया वोडाफोन 349 में दे रहा है। वही बीएसएनएल का प्लान सिर्फ 139 रुपए में उपलब्ध है। किसी समय बीएसएनएल के पास 2.25 लाख कर्मचारी थे, जो बीएसएनएल के ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हो चुके थे। सैलरी में काफी ज्यादा पैसा जा रहा था। इस खर्च को कम करने के लिए सरकार ने वीआरएस स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत लगभग 80,000 कर्मचारियों को रिटायर करा दिया गया, जिससे बीएसएनएल के ऊपर खर्च का बोझ कम हुआ है। प्राइवेट कंपनियों के तर्ज पर बीएसएनएल ने भी अपने बहुत सारे काम आउटसोर्स किए हैं, जिससे उनके काम करने का स्पीड काफी बढ़ा है। हाल के इंटरव्यू में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया ने बताया था कि लगभग 17 साल बाद बीएसएनएल पहली बार अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में 262 करोड़ का प्रॉफिट किया है और आगे आने वाले दिनों में बीएसएनएल अपने 5G स्पेक्ट्रम को भी बेहतर करने वाला है, जिससे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ कंपटीशन बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से निष्कर्ष क्या निकलता है? ध्यान से देखें तो बीएसएनएल की सर्विस खराब होने के बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन सब ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। अगर प्राइस को कंट्रोल करना है तो बीएसएनएल का होना जरूरी है। किसी भी कंपनी में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होनी चाहिए। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको सही टाइम पर सही फैसला लेने होंगे। बीएसएनएल में चाहे कितनी भी गड़बड़ियां हुई हो, कितने भी घोटाले हुए हों, लेकिन बीएसएनएल को समय से अपने टावर को अपग्रेड करना चाहिए था। अगर बीएसएनएल ने यह काम किए होते तो आज बीएसएनएल की यह हालत नहीं हुई होती। हर काम में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। कुछ काम को आप आउटसोर्स कीजिए और जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं उस पर फोकस रखें। जैसे एयरटेल ने टावर लगाने का काम आउटसोर्स कर रखा था, उसने अपने कर्मचारियों की संख्या कम करके रखी हुई थी। इससे आपको कर्मचारियों को हटाने का झंझट खत्म हो जाता है। बीएसएनएल ने यह काम वीआरएस के थ्रू किया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए और बीएसएनएल को सपोर्ट करते रहिए। अगर बीएसएनएल नहीं रहा तो प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर अपना प्राइस बढ़ाते रहेंगे, इनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं होगा।